हेलो, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर सिवनी से। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी वर्णमाला के संबंध में इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम सभी ने प्राथमिक स्तर पर हिंदी वर्णमाला तो पढ़ा है, किंतु आज भी हमें हिंदी वर्णमाला की कई सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा ही जाता है, वर्णमाला के संबंध में पूछा जाता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और सामान्य ज्ञान संवर्धन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। हम सभी जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की राजभाषा भी हिंदी ही है और इसलिए इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और यदि हम शिक्षक हैं तो फिर ये तो आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर आप अपने विद्यार्थियों को हिंदी वर्णमाला की सूक्ष्मतम जानकारी आराम से दे सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के बारे में आगे देखें। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे उसके संबंध में जानकारी है कि हिंदी में स्वर एवं व्यंजन की संख्या क्या क्या है। हिंदी वर्णमाला का एक प्रवाह चित्र भी देखेंगे हम। वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर क्या है एवं व्यंजन क्या है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर के कितने प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर ये क्या होते हैं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन क्या है और व्यंजन के प्रकार ये भी हम देखेंगे। स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, आगत एवं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण क्या क्या हैं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा अघोष वर्ण एवं सघोष वर्ण क्या कहलाते हैं। अल्प वर्ण एवं महाप्राण वर्ण क्या कहलाते हैं, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले हम देखें हिंदी वर्णमाला। इसमें जो स्वर और व्यंजन हैं इनकी संख्या के संबंध में हमेशा हमको एक अलग अलग जानकारी मिलती है। हम जो प्राथमिक स्तर की पुस्तकें देखते हैं उसमें स्वर के स्थान पर 13 लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में स्वर 11 हैं। कैसे 11 हैं? इसमें स्वर जो की अगर हम बात करें तो ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं। इस प्रकार ये कुल 11 स्वर होते हैं। इसके साथ साथ आयोग बाह्य, जिसको हम अनुस्वार और अनुनासिक ये 2 होते हैं, इनको हम आयोग बाह्य स्वर कहते हैं। ये 2 होते हैं तो 13 है। इसलिए स्वर के कॉलम में लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्वर 13 हैं, पर वास्तविक में स्वरों की संख्या 11 ही है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है तो आप 11 ही लिखिएगा। 13 आयोग बाह्य स्वर अर्थात अनुस्वार और अनुनासिक को मिलाकर ये 13 हो जाते हैं। इसी तरह व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन के संबंध में भी अलग अलग कन्फ्यूजन है। तो स्पर्श व्यंजन इसमें 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन इसमें 4 हैं, उष्ण व्यंजन इसमें 4 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं और द्विगुण व्यंजन जो है वढ़ा और ढा ये 2 जो हैं ऐसे 39 व्यंजन हैं। और 39 और 13 52 कुल हिंदी वर्णमाला के हैं। इसमें अभी जो एक प्रवाह चित्र मैंने डाउनलोड किया है नेट से, उसमें आगत स्वर को इसमें जोड़ दिया गया है, जबकि आगत स्वर अलग से है। इसके बारे में हम विस्तृत एक एक ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, आयोग बाह्य क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्ण व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, इसका अलग अलग हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये एक प्रवाह चित्र देख लें हम। इसमें स्वर इसके 2 भाग हो गए, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें ह्रस्व में आ ई उ री ये 4 वर्ण हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ ये 7 वर्ण हैं। इस प्रकार से 11 स्वर हैं। व्यंजन की अगर हम बात करें
तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसमें आगत व्यंजन को जोड़ दिया गया है, पर वास्तव में आगत व्यंजन अलग है। इसके स्थान पर दो अलग से जो हैं द्विगुण व्यंजन हैं वो इसमें आ जाते हैं, जो इसमें स्वर में शामिल कर लिया, इस पर स्वर में शामिल कर लिया ढ़ और ढा। तो इनके बारे में हम आगे एक एक जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर पता करेंगे। अब देखेंगे वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला क्या होती है। शाब्दिक अर्थ में लें तो वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है, अर्थात वर्णों की जो माला है लगातार वो वर्णमाला कहलाती है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का एक जो व्यवस्थित रूप जमता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्ण देखें। वर्ण की परिभाषा में ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, जिसको हम बोलते हैं, जब मौखिक रूप से बोलते हैं तो वो ध्वनि निकलती है, लेकिन उसी को जब हम लिखते हैं तो लिखने में जिन की आवश्यकता पड़ती है वो है वर्ण कहलाते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या हो जाता है, वर्ण। अर्थात वर्ण और ध्वनि लगभग एक है। ध्वनि उस वक्त है जब आप मौखिक है, लेकिन जब ये लिखित रूप हो जाती है तो ये वर्णों के रूप में इसे लिखते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। तथा वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए सकते। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि को जिसका कहना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है, तो इसके कोई टुकड़े और हम नहीं कर सकते। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ये वर्ण के संबंध में है। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन, और इस स्वर और व्यंजन से ही पूरी हमारी वर्णमाला बन जाती है। अब स्वर की बात करें तो स्वर की परिभाषा देख लें। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर को बोलते समय किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही इनके उच्चारण में किसी विशेष प्रकार का अवरोध हमको महसूस होता है, मतलब अवरोध रहित होता है किसी प्रकार का, सीधा। तो ये स्वर हैं और इनकी संख्या 11 मानी गई है। आगे हम देख लेंगे 11 कौन कौन से हैं। उसके बाद व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन को स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते। इन व्यंजन को बोलते समय हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है और इसको क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार इसमें महत्वपूर्ण हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर तो है इसका, ये आगे 3 जो देखेंगे तो आपको और पता लग जाएगा। पहला है ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर है। तो स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं इसमें बहुत कम समय लगता है, इसको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। यही मूल स्वर माने गए हैं। बाकी स्वर की उत्पत्ति इनके द्वारा ही होती है। इसमें मूल स्वर जो है आ, ई, उ और री, ये 4 जो वर्ण हैं ये ह्रस्व स्वर माने गए हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से ध्वनि रुककर आती है तथा जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ वो लिखा गया है, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो वर्ण हैं ये दीर्घ स्वर के माने गए हैं। इस तरह 4 और 7 11 यही स्वर माने गए हैं। एक और है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता हो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम,
तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है, सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, उससे 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर में, और उससे 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से, ये लगता है प्लुप्त स्वर में। और जब इसका लंबा किसी का हम लंबा उच्चारण, किसी स्वर का जब हम लंबा उच्चारण करते हैं तो वो कहलाता है प्लुप्त स्वर। तो ये हो जाता है। ये स्वर के 3 प्रकार हैं, और कौन कौन से हैं इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अब हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार में है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब ये क्या क्या होते हैं इसके संबंध में हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु, जिह्वा या मुख के भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो पता लगता है कि हमारी सांस और जिह्वा मुख का स्पर्श करती है, मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। इनको हम इसलिए कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 मानी गई है। ये 25 और 2 और हैं ड़ा और ढा। ड़ा मतलब ये द्विगुण व्यंजन माने गए हैं। ये कैसे द्विगुण है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन ये 25, इस तालिका को आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इसमें प्रत्येक वर्णों का स्थान एक निश्चित स्थान है। इसीलिए हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा मिला है, क्योंकि हिंदी में हर चीज़ बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की गई है। यहाँ की जो व्याकरण है वो भी बड़े वैज्ञानिक ढंग से, और प्रत्येक वर्णों का जो एक स्थान निश्चित है वहीं पर इसका स्थान है। अब इसमें जो 25 वर्ण हैं द्विगुण वर्ण को छोड़कर, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। का, चा, का, ता और पा वर्ग, ये अलग। अच्छा, अर्थात पहले जो वर्ण है इसको, उसी को इसका वर्ग मान लिया गया है। तो का वर्ग का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो पहला जो का वर्ग है वो कंठीय व्यंजन माना गया है। इसके उच्चारण को कंठ के माध्यम से कहा जाता है, बोला जाता है। दूसरा है चा वर्ग, ये तालव्य है, अर्थात चा वर्ग को जब हम उपयोग करते हैं तो तालु, जो ऊपरी भाग है तालु, उससे हमारी जिह्वा टच होती है। तो चा, आप प्रयास करके बोल के देखेंगे ये 5 वर्णों को, तो इनसे हमारी तालु ऊपर टकराती है। तीसरा फिर है टा वर्ग, यहाँ पर जो लिखा गया है ये का लिखा गया है, ये टा वर्ग है। टा वर्ग है तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो ये मूर्धन्य व्यंजन माने गए हैं। ढ़ा, इसी से डा से ढ़ा और ठा से ढा, ये भी जो है ये द्विगुण व्यंजन है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ये जो 2 व्यंजन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये मूर्धन्य व्यंजन है, अर्थात जीभ ऊपर मुड़ती है। इसके बाद ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना, ये दंत व्यंजन है। ता, तो हमारी जिह्वा जो होती है वो दांतों से टकराती, इसलिए इनको दंत व्यंजन माने गए हैं। और पा, फा, वा, भा, मा, ये होंठ, इन वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ओंठ हैं पा, ये दोनों ओंठ आपस में मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको ओष्ठ व्यंजन माने गए हैं। और इसका जब हम इन व्यंजनों का उपयोग जब हम आगे देखेंगे, इसको आप अच्छे से इसलिए पढ़ लीजिएगा कि इन व्यंजनों का उपयोग आगे हमको और जो मिलेगा, इसमें अल्पप्राण और महाप्राण के समय भी इस तालिका का उपयोग हमको देखने को मिलेगा। और सघोष और अघोष, ये जो व्यंजन हैं उनको भी पढ़ते समय इसके जानकारी तालिका की रहेगी। वैसे वहाँ पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। चलिए ये देखेंगे व्यंजन के पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन क्या है। दूसरा देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी मध्य या बीच स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है, अर्थात ये स्वर और व्यंजन के मध्य के वर्ण कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। या, रा, ला, भा। अब जीभ देखेंगे आप तो ये जीभ
कि मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। इन्हें अंतस्थ व्यंजन मतलब अर्थात बीच में रहती है। जिह्वा जो रहती है मध्य में रहती है मुख के या बीच में रहती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया। अगला देखेंगे उष्ण व्यंजन। उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी होती है, उष्ण यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से रगड़कर उष्मा पैदा करती है। मतलब हमारी जो जिह्वा रहती है वो मुख से रगड़कर उष्मा पैदा करती है, मतलब गर्मी पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। और ये है श, 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 हा। तो इस तरह से ये उष्ण व्यंजन है। इसके बाद है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की अगर हम बात करें तो अन्य भाषाओं से आने वाले वर्णों को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया गया है, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। अब हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहा और उनके कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में इतने ज़्यादा मिलजुल गए हैं कि अब उनको पृथक करना संभव नहीं है। तो उन वर्णों को भी अंग्रेजी के जैसे शामिल कर लिया गया है। इसी तरह उर्दू भाषा के भी कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हिंदी में समाहित कर लिया गया था। इसमें का, गा, खा, जा, फा, इसमें का, गा, खा अब हिंदी में इतने लुप्त हो गए हैं कि इनका अलग से प्रयोग नहीं लगता। लेकिन सॉरी, जा और फा इसमें नुक्ता लग जाता तो ज़ा, फा, फा, तो ये नुक्ता, ये वर्ण अभी भी हमारे आगत वर्ण के रूप में हमारे इसमें है। इसी तरह अंग्रेजी का एक और वर्ण है, वो है आ। अंग्रेजी का एक और वर्ण है आ, जिसमें ऐसा निशान बनता आ। तो ये है जो अंग्रेजी के वर्णों में लगता है, अर्धचंद्र करके उसमें बिंदु लगती है हमारे हिंदी के, तो ये आगत व्यंजन माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है पांचवा संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक जो जब वर्ण मिल जाते हैं तो उनसे जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन भी एक तरह का व्यंजन ही है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। स्वर रहित मतलब इसमें स्वर नहीं होता। इनकी संख्या 4 मानी गई है, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो अब आप देखेंगे छा, तो छा कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है? क और शा, तो छा हो गया ये। इसी तरह त्रा, तो आधा ता, तो ता में हलंत लग गया है तो आधा ता हो गया और रा, त्रा। इसी तरह से ज्ञा है तो आधा जा और या, तो ये ज्ञा हो गया है। और इसी तरह से श्रा है तो शा जिसमें हलंत लगा और रा, श्रा। इस तरह से ये 4 वर्ण जो हैं वो संयुक्त व्यंजन माने गए हैं, क्योंकि इसमें 2 व्यंजनों का उपयोग किया गया है। आगे देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है जिसको हमारी वर्णमाला में हम स्वर के साथ पढ़ते हैं, पर वास्तव में ये मूल रूप से व्यंजन है और इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। मैंने आपको ये तालिका दिखाया था पिछले बार, आपको दिखा देता हूँ। ये जो पंचम वर्ण होते हैं, ये जो है पंचम वर्ण, ये कहलाते हैं, इनके स्थान पर ही होता है। तो जैसे डा, इंगा, या, ड़ा, ना, मा, ये पंचम वर्ण माने गए हैं। तो ये अनुस्वार, इनका उपयोग इनके स्थान पर होता है। अनुस्वार शब्द स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसे बोलते समय प्रश्वास वायु नाक से बाहर निकलती है। अनुस्वार मतलब नाक से वायु बाहर निकलती है। जैसे हंस, तो आप देखेंगे जब हंस बोलते हैं तो इसमें नाक से हमारी कुछ वायु बाहर निकलती है। घंटी, शंख, चंपा आदि, तो ये जो है ये अनुस्वार कहलाते हैं। ये ऊपर एक बिंदी के रूप में यहाँ पर जो लिखा है, ऐसा ऊपर ये है, बिंदी के रूप में लगे रहता है। उसके बाद आता है, अगला है अनुनासिक। इसमें चंद्र बिंदी
अनुनासिक मूल रूप से स्वर है। अनुनासिक क्या है? मूल रूप से स्वर है। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। ऊपर जो अनुसार का देखे थे कि इसके उच्चारण में नाक से ध्वनि वो हवा निकलती है, इसी तरह अनुनासिक में नाक और गले दोनों से उसका उपयोग होता है। और लेकिन इसमें जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तब यह चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं में ऊपर दो लगी हैं तो यहाँ पर चंद्रबिंदु के स्थान पर क्या है? केवल बिंदी का उपयोग किया गया है। इसी तरह बिंदु जो शब्द है इसमें भी केवल एक बिंदी का उपयोग किया गया है। बाकी अनुनासिक व्यंजन में चंद्र बिंदु लगी होती है, जैसे चांद, तो चांद, और यहाँ पर ऊपर यह है गांधी, तो ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है। तो इस तरह से ये अनुनासिक व्यंजन माने गए हैं। इसके बाद आता है अनुस्वार और अनुनासिक लगने के पश्चात शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार अगर लगा हो तो शब्दों के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। कैसे अंतर आ जाता है देखेंगे हम। जैसे हंस, इसमें केवल अनुस्वार लगा है, और हंस इसमें अर्धचंद्र बिंदु लगी है। तो इसमें पहले जो हंस लिखा है उसका, जिसमें अनुस्वार लगा है, उसका आशय जल का पक्षी से है, तथा दूसरे हंस में इसमें जो लगा है ऐसा, इसमें इसका मतलब है हंसने से है। तो ये एक मूल अंतर है। इसके बाद देखेंगे हम सघोष वर्ण और अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण पहले देखें हम, वह ध्वनियाँ जिसमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता। जब हम बोलते हैं तो इसमें स्वर में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 13 मानी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये पूछ लेता है कि अघोष वर्ण की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बता दें कि अघोष वर्ण की संख्या 13 मानी गई है। अब 13 वर्ण कौन कौन से होते हैं? का, खा, चा, छा, टा, ढा, ता, था, पा, भा। अर्थात पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, मतलब जो पंचम वर्ण हमने देखे थे ये वाले, तो इसमें जो पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति, ये जो है ये का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, दा, पा, फा, ये कहलाते हैं अघोष वर्ण। इसके साथ साथ इसमें शा, 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 ये 3 वर्ण और लिखे रहते हैं, ये अघोष वर्ण हैं। तो इस प्रकार से 10 ये और 3 13 है। इनकी संख्या अघोष वर्ण की कितनी मानी गई? 13। और 13 वर्ण कौन कौन से हैं? कई बार प्रश्न आता है कि जैसे वर्ण दे दिए रहते हैं कि ये अघोष है कि सघोष है। तो यहाँ पर अगर आप कन्फर्म हैं तो आराम से आप बता सकते हैं कि ये अघोष वर्ण है। और इनको अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जो वर्ण बचते हैं वो सघोष वर्ण होते हैं। फिर भी इनकी परिभाषा देख लें, वह ध्वनियाँ जिसमें स्वर रज्जु पर कंपन होता है सघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 31 मानी गई है। 31 मतलब ये देखेंगे, अर्थात तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति के वर्ण, इसमें साथ या, रा, ला, वा, हा एवं सभी 11 स्वर सघोष वर्ण हैं। इनकी संख्या 31 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 31। इसको भी हम एक चार्ट में देख लें। अर्थात ये जो पूरे वर्ण हैं, ये जो पूरा वर्ण दिया है, गा, घा, गा, घा, इंगा, चा, छा, झा, झा, जा, झा, या, टा, ढा, ड़ा, डा, ढाड़ा, दा, धा, ना, पा, वा, भा, मा, ये क्या है? ये और प्लस इसके साथ ये जो या, रा, ला, वा, हा और 11 स्वर, ये सभी सघोष वर्ण माने गए हैं। तो ये हमने पढ़ लिए अघोष सघोष के बारे में। इसके बाद है अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं जिनमें बहुत कम वायु का प्रवाह से बोला जाता है। इसमें अल्प प्राण वर्ण को बोलते समय बहुत कम वायु का प्रवाह होता है, तथा इनके बोलने के समय भी कम लगता है। इनको बोलने के में भी कैसा लगता है? समय कम लगता है। तो इसको भी अगर हम चार्ट में देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहली, तीसरी और पांचवी
पंक्ति ये अल्प प्राण वर्ण है। क्या है? अल्प प्राण। ये अल्प प्राण वर्ण माने जाते हैं। और इसी के साथ ये देख लेंगे आप दूसरी और चौथी, ये है महाप्राण। महाप्राण वर्ण माने गए हैं। तो इस तरह से ये अल्प प्राण और महाप्राण, इनकी परिभाषा भी देख लें। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं जिनमें बहुत कम वायु का प्रभाव से बोला जाता है तथा बोलने में समय कम लगता है। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं का, ख, इंगा, चा, छा, इया, टा, ठा, टा, ढा, अणा, ता, दा, ना, पा, वा, मा। अर्थात जो पंचम वर्ण है, जो 5 वर्ण की वो तालिका है, उसमें पहली पंक्ति वाले, तीसरी पंक्ति और 5वीं पंक्ति के वर्ण अल्प प्राण वर्ण माने जाते हैं। उसके बाद महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण वह होते हैं जिनमें अधिक वायु प्रवाह होता है और ज़्यादा वायु प्रवाह से बोला जाता है तथा बोलने में समय भी अपेक्षाकृत अल्प प्राण के अधिक लगता है। ये महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसमें खा, घा, चा, छा, झा, ढा, ता, ढा, था, धा, फा, भा अर्थात दूसरी और चौथी पंक्ति के वर्ण महाप्राण वर्ण माने जाते हैं। यदि आपको एक पता है, ये वाला, ये दूसरी और चौथी के जो वर्ण हैं ये महाप्राण वर्ण माने जाते हैं। इस तरह से आज हमने ये पूरा इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की, वर्णमाला के संबंध में कौन कौन से वर्ण कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। और आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके ज्ञान संवर्धन में उपयोगी होगा। और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपको और अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।